हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है माइंड हिंदी वाले चैनल में। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी जबरदस्त चल रही होगी। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने उसका लेक्चर नंबर 1 दो पार्ट में क्या कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है और वीडियो अपलोड भी कर दी है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बेकार बात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक संरचना किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका की, प्रोकैरियोटिक सेल की विस्तृत संरचना, विस्तृत संरचना। ठीक है, राइटिंग थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, बहुत अच्छी नहीं बन रही है। ठीक है, आज हम किसकी बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के विस्तृत संरचना के बारे में बात करेंगे। इसकी संरचना कैसी कैसी होती है, इसमें कोशिका भित्ति कौन कौन सी होती है, कैसी होती है, वही सब आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, अगर कोशिका संरचना के सबसे बात पहले करें तो इसमें हम बात करते हैं कोशिका आवरण, कोशिका आवरण तथा उनका रूपांतरण, यानी कोशिका आवरण कौन कौन होता है और उनका कौन कौन से रूपांतरण है, रूपांतरण। ठीक है, अगर बात करें इनमें कोशिका आवरण की, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम कोशिका आवरण की बात करते हैं तो क्या होता है कि ये अधिकांश जीवाणुओं में प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें सबसे पहला लिख लेंगे कि ये अधिकांश जीवाणु में प्रेजेंट होता है। अगर जीवाणु में प्रेजेंट है तो जीवाणु हमारा कैसा है, प्रोकैरियोट। ये कैसा है, ये लक्षण भी कैसा है, प्रोकैरियोटिक लक्षण है। ठीक है, एक ऐसा लक्षण है, प्रोकैरियोटिक लक्षण है। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं इनकी सबसे पहले कोशिका आवरण की, तो कौन कौन से आवरण होते हैं, तो जो हमारे प्रोकैरियोट होते हैं उनमें 3 आवरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपको क्या देखने को मिलता है, 3 आवरण देखने को मिलता है। मान लीजिए हम कोई सेल बना रहे हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ये हो गया सबसे बाहरी आवरण। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, उसके अंदर वाला आवरण, ये उसके अंदर वाला आवरण हो गया है। और उसके बाद ये वाला जो हम बना रहे हैं ये सबसे आंतरिक आवरण है। ये आपकी कोशिका झिल्ली का सबसे, कोशिका आवरण का सबसे आंतरिक स्तर है। ठीक है, ये हो गई। मान लीजिए ये कोई हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर इनमें बात करें जो सबसे बाहर आवरण होता है, इनमें ये वाला जो आवरण है जो इसमें ब्लैक से है, इसमें ये वाला आवरण, इसे कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स। अगर बात करें इसके अंदर वाली जो ये आवरण होता है इसको कहते हैं सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। और इनके बाद अगर हम सबसे आंतरिक इस रेड वाली की बात करें, ये जो आवरण है अगर इसकी बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन जिसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली, इसको इस पार लिखते हैं ताकि यहाँ पर हम उसके बारे में लिख सके। ठीक है, तो अगर हम इस रेड वाली की बात करें तो रेड वाला का क्या है, यह है सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो हमारे प्रोकैरियोट में जो कोशिका आवरण होता है उस कितने आवरण में होता है, 3 आवरण होते हैं। जो सबसे बाहर होता है उसे ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं, जो उसके अंदर जो होता है उसे सेल वॉल कहते हैं, और उसके अंदर जो सबसे अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगर हम बात करें ये जो आपके अंदर है तो आप देखेंगे कि ये जो वाली कोशिका झिल्ली है यही आपके अंदर की तरफ क्या हुई है, इसका विस्तार हुआ है कोशिका द्रव्य की ओर, इसके बीच कोशिका द्रव्य होगा। तो जब कोशिका झिल्ली का जो आंतरिक कोशिका द्रव्य की ओर जो विस्तार होता है इसको कहते हैं मीजोजोम। ये इसका रूपांतरण होता है, ये क्या होता है, इसका रूपांतरण होता है, ये मीजोजोम है। ये भी क्या है, मीजोजोम, मीजोजोम है। ठीक है, ये इतना क्लियर है।
अब हम बात करते हैं ग्लाइकोकेलिक्स की। तो यदि हम ग्लाइकोकेलिक्स की बात करें तो अगर हमारा ग्लाइकोकेलिक्स क्या होगा कि ढीले पदार्थ से बना होगा, ठीक है। अगर ढीले पदार्थ से बना होगा, ढीली पदार्थ से बना, ढीली पदार्थ से बना और पतला होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अवपंक परत, उसे हम कहते हैं अवपंक परत। लेकिन यदि हमारा ग्लाइकोकेलिक्स ठोस पदार्थ का बना होगा, किसका, ठोस पदार्थ का, ठोस पदार्थ का बना होगा, अगर ठोस पदार्थ का बना होगा तब क्या कहते हैं इसे, तब इसी ग्लाइकोकेलिक्स को कहते हैं हम कैप्सूल यानी संपुटिका, जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संपुटिका, इंग्लिश में कहते हैं कैप्सूल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैप्सूल। अगर इसको इंग्लिश की बात करें तो इसको कहते हैं इंग्लिश में स्लाइम लेयर, ठीक है। तो जब हमारा ग्लाइकोकेलिक्स क्या होगा, ढीले पदार्थ का बना होगा, पतला होगा, तो उसे हम कह देंगे अवपंक परत। अगर हमारा ग्लाइकोकेलिक्स ठोस पदार्थ का बना होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, संपुटिका यानी कैप्सूल, ठीक है। अगर इस कैप्सूल के उदाहरण की बात करें, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने पढ़ा होगा एक जीवाणु होता है जिसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु होता है, इनमें क्या होता है कि इनमें दो स्ट्रेन होता है, जिसे एक को कहते हैं आर स्ट्रेन, जिसपे हर्षे और इंद्रेस ने प्रयोग भी किया था, और दूसरा क्या होता है, एस स्ट्रेन। तो दूसरा क्या होता है, एस स्ट्रेन, ठीक है, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, ठीक है। ये जो एस स्ट्रेन था, ये जो आर स्ट्रेन था, ये तो रोगजनक नहीं था, यानी ये रोग नहीं उत्पन्न कर रहा था, लेकिन ये वाला क्या कर रहा था, रोग उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि इसके ऊपर क्या थे, श्लेष्मी आच्छाद्य थे, इसके ऊपर क्या थे, श्लेष्मी आच्छाद्य थे। तो ये जो श्लेष्मी आच्छाद्य है जिसके कारण ये रोग उत्पन्न करता है, यही आपका ग्लाइकोकेलिक्स का क्या है, उदाहरण है। तो बस हमको ग्लाइकोकेलिक्स में इतना जानना है कि यदि हमारा ग्लाइको सबसे बाहरी परत जो होती है प्रोकैरियोटिक कोश के, उसे ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। यदि वो ढीली पदार्थ का बना होगा तो उसे अवपंक परत कहेंगे। अगर वह ठोस पदार्थ का बना होगा तो उसे संपुटिका कहेंगे। अगर इसके उदाहरण की बात करें संपुटिका में, तो जो आपको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु होता है, उसका जो यश प्रभेद होता है, जो रोगजनक करता है, उसमें जो उसके ऊपर क्या होता है, श्लेष्मी आच्छाद्य होता है। तो उस श्लेष्मी आच्छाद्य वो जो होता है वो किसका उदाहरण है, ग्लाइकोकेलिक्स का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब सेल वाल की, तो सेल वाल क्या होता है, सेल वाल तो सुरक्षा प्रदान करता है, क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, इसको सेल को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर इसके बात करें तो जीवाणुओं में या प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, जिसे हम कह सकते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी आपका प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो सेल वाल होता है, बैक्टीरिया में जो सेल वाल होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन का, वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। अगर पेप्टिडोग्लाइकेन की बात करें तो इसको और हम क्या कहते हैं, म्यूरिन भी कहते हैं, इसी पेप्टिडोग्लाइकेन को क्या कहते हैं, म्यूरिन कहते हैं। तो हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल वाल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूरिन भी कहते हैं। और आपका ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है ये किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट या शर्करा कह लीजिए आप, ठीक है, शर्करा से बना होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन हमारा किससे बना होता है, अमीनो एसिड और शर्करा से बना होता है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूरिन भी कहते हैं। और इस म्यूरिन से प्रोकैरियोटिक सेल की क्या बनी होती है, सेल वाल बनी होती है, यानी कोशिका भित्ति बनी होती है। अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली की, तो ये सबसे आंतरिक परत होती है, ये सबसे आंतरिक परत होती है, ये सबसे आंतरिक आवरण या परत होती है इसकी कोशिका आवरण का, जो 3 परतों में बनी होती है। अगर इसकी बात करें तो इसके 2 रूपांतरण है, तो क्या लिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन के 2 रूपांतरण है, ठीक है, क्या है, 2 रूपांतरण है, जिसमें पहला क्या है, अगर 2 रूपांतरण की बात करें इसमें जो पहला होता है, ये पहला होता है आपका मीजोजोम, क्या होता है, मीजोजोम। और दूसरे की बात करें तो आपका जो दूसरा रूपांतरण होता है उसे कहते हैं क्रोमैटोफोर, उसे क्या कहते हैं,
क्रोमैटोफोर। यहाँ तक क्लियर है। जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है सबसे आंतरिक परत होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका की, और इसके दो हमको क्या मिलते हैं, रूपांतरण मिलते हैं। एक रूपांतरण मेसोजोम होता है और एक क्या होता है, क्रोमैटोफोर। अब इनके हम रूपांतरण की बात करते हैं, अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो यस लिख दीजिए। इसके आगे हम फिर बात करते हैं मेसोजोम और क्रोमैटोफोर की। ठीक है, कोई चीज छूट तो नहीं रहा है। अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछे कोशिका आवरण, तो कोशिका आवरण में क्या लिखना है कि यह तीन परती यानी तीन परत से जटिल रासायनिक संरचना है। जटिल रासायनिक संरचना है। ठीक है, जो जटिल रासायनिक संरचना है। और ये इसमें कितने आवरण होते हैं, तीन आवरण होते हैं, जिसमें आपका पहला ग्लाइकोकेलिक्स है जो सबसे बाहर होता है, दूसरा आपका सेल वॉल है जो मध्य में होता है, तीसरी आपकी सेल मेम्ब्रेन है जो सबसे आंतरिक होती है। और इस सेल मेम्ब्रेन के कितने रूपांतरण हमको देखने को मिलते हैं, दो रूपांतरण देखने को मिलते हैं। एक मेसोजोम होता है, दूसरा क्रोमैटोफोर होता है। अगर आप लोग इसे लिख रहे हैं तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, हो गया। तो हम आगे की बात करें, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी हम मिटा रहे हैं। अब बात करेंगे सेल वॉल के रूपांतरण की। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे हम, सेल वॉल के रूपांतरण की। इसको हमने कर दिया रफ, ये हो गया पूरा साफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के रूपांतरण की। सेल मेम्ब्रेन के रूपांतरण, सेल मेम्ब्रेन के रूपांतरण। अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के रूपांतरण की, तो सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा कि इसके दो रूपांतरण होते हैं। इसके कितने रूपांतरण होते हैं भैया, दो रूपांतरण, यहाँ लिख भी दे रहे हैं। इसके दो रूपांतरण होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला क्या है, मेसोजोम, पहला क्या है मेसोजोम, और दूसरा क्या है, क्रोमैटोफोर। दूसरा क्या है, क्रोमैटोफोर। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन के दो रूपांतरण, एक आपका मेसोजोम, दूसरा क्रोमैटोफोर। अगर हम बात करें इस मेसोजोम की, सबसे पहले अगर बात करें इस मेसोजोम की, तो मेसोजोम क्या है कि पहला नंबर तो यह क्या लिखोगे इसमें, पहला पॉइंट, यह सेल मेम्ब्रेन के, यह सेल मेम्ब्रेन का कोशिका द्रव्य की ओर, कोशिका द्रव्य की ओर इलोंगेशन यानी विस्तार है। क्या है, विस्तार है। अगर इस मेसोजोम की हम बात करते हैं तो ये मेसोजोम पुट्टिका पटलिका। ठीक है, ये मेसोजोम हमारा क्या होता है, पुट्टिका पटलिका के रूप में पाया जाता है। ये हमारा मेसोजोम क्या होता है, पुट्टिका और पटलिका के रूप में पाया जाता है। कौन, मेसोजोम। यह क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का कोशिका द्रव्य की ओर यानी अंदर की ओर क्या होता है, रूपांतरण होता है। अगर इसके बात करें, यहाँ पर नलिका भी लिख सकते हैं, नलिका पुट्टिका पटलिका। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, नलिका भी लिख सकते हैं, नलिका पुट्टिका और पटलिका। अगर पूछे ये मेसोजोम कार्य क्या करता है, तो अगर इसके हम कार्य की बात करें तो ये मेसोजोम क्या क्या कर सकता है, देखो ये मेसोजोम करता है डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए प्रतिकृतिकरण करवाता है, डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है। ये सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये किसमें करता है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ये क्या करता है, क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ये क्षेत्रफल को बढ़ाता है। इसमें क्या होते हैं, श्वसन संबंधी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसमें श्वसन संबंधी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इनमें श्वसन संबंधी एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिससे ये क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। जिससे क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है।
तो ऐसा अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो ऐसा कौन सा ऑर्गन काम कर रहा था जो एंजाइम की सहायता से श्वसन कर रहा था और ऊर्जा उत्पन्न करता है? यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो मतलब ये जो मीजोजोम है किसकी तरह कार्य करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। इसको भी हम लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि यह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। ये हो गई हमारी मीजोजोम की पूरी जानकारी। मीजोजोम हमारा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का आंतरिक यानी अंदर की ओर विस्तारण होता है, इलोंगेशन होता है। यह नलिका, पुट्टिका, पटलिका के रूप में पाया जाता है। यह क्या क्या करवाता है? यह डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में सहायता करवाता है, यह क्षेत्रफल को बढ़ाता है, और ये क्या करता है? श्वसन संबंधी एंजाइम इनमें प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। ये हमारा हो गया मीजोजोम। अगर हम बात करें आपके क्रोमैटोफोर की, तो क्रोमैटोफोर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्रोमैटोफोर में क्या है लिखा है? क्रोमैटोफोर में वर्णक प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वर्णक प्रेजेंट होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जो हमारे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। अगर हम बात करें ये हमारा क्रोमैटोफोर पाया किस में जाएगा? तो जो बताओ कौन सी ऐसी बैक्टीरिया होती है जो प्रकाश संश्लेषण करती है? बताओ कौन सी बैक्टीरिया ऐसा होती है जिसमें वर्णक प्रेजेंट होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करती है? तो आपकी होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम नील हरित शैवाल या इसी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है यानी पाया जाता है। तो हमारे ये हो गए सेल मेम्ब्रेन के रूपांतरण। पहला मीजोजोम, दूसरा क्रोमैटोफोर। मीजोजोम आपका यह क्या होता है कि यह सेल मेम्ब्रेन का आंतरिक विस्तारण होता है। ये क्या करवाता है? ये नलिका, पुट्टिका और पटलिका के रूप में पाया जाता है। और ये काम क्या करवाता है? डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है, सेल डिवीजन में मदद करवाता है और क्षेत्रफल बढ़ाता है, और इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं जिसकी सहायता से क्या करता है? श्वसन करता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि यह किसकी तरह कार्य करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। अगर हम बात करें क्रोमैटोफोर की, तो क्रोमैटोफोर में क्या होता है? वर्णक प्रेजेंट होते हैं, और वर्णक प्रेजेंट होंगे तो किसमें सहायता करेंगे? प्रकाश संश्लेषण में। जो हमारा किसमें प्रेजेंट होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बीजीए, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, उसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटोफोर। यहां तक की बातें अगर समझ में आ गई हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम हट जा रहे हैं। हो गया? तो चलिए अब इसको भी हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। उसके आगे फिर पढ़ते हैं कोशिका आवरण के आधार पे, यानी जो आपकी सेल भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, उसके आधार पे जीवाणु को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कोशिका आवरण, यानी कोशिका आवरण। और कोशिका आवरण में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की। सेल वॉल के आधार पर जो जीवाणु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो। और जिन्हें दो भागों में कौन बांटा? एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक क्या होता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, एक क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक क्या होता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम क्या होता है? तो ग्राम कुछ नहीं होता है, ग्राम एक वैज्ञानिक था। अब ग्राम ने क्या किया कि ग्राम ने जीवाणु को लिया और उनको सबसे पहले क्रिस्टल के आई लिया। क्या लिया? क्रिस्टल के आई, क्रिस्टल वायलेट कलर लिया यानी बैगनी कलर लिया, और के आई सॉल्यूशन यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला के इनको रंग किया। तो जब रंग किया तो सभी जीवाणु कैसे हो गए? पर्पल कलर को हो गए यानी बैगनी कलर को हो गए।
अब इन्होंने क्या किया, फिर उसको क्या किया कि जो हमारा पर्पल कलर का जीवाणु हो गए, सब पर्पल हो गए, इनको रंगा डाई से, तो जब पर्पल कलर के हो गए फिर उनको एल्कोहल से धो दिया। तो एल्कोहल से धोने के बाद उन्होंने फिर उसको सैफरिन डाई से क्या किया, कलर किया, जो ऑरेंज और पिंक कलर की थी। तो जिन्होंने वायलेट कलर छोड़ के ये ऑरेंज और पिंक कलर को धारण कर लिया, उसे इन्होंने कहा कि ग्राम निगेटिव जीवाणु। और जो पर्पल कलर की रहे, जो ये वाला सैफरिन वाला डाई कलर जो था ऑरेंज और पिंक, इसको नहीं लिए, इसको धारण नहीं किए, उसे इन्होंने क्या किया, ग्राम धनात्मक जीवाणु यानी पॉजिटिव जीवाणु। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, इसके आधार पे क्या किया, एक था, ध्यान से सुनना, इसके आधार पे क्या किया कि एक था ग्राम वैज्ञानिक, तो ग्राम स्ट्रेन ने क्या किया, ध्यान से सुनना, ग्राम स्ट्रेन ने सबसे पहले, ग्राम स्ट्रेन है ये, ठीक है, डाई है। अगर हम बात करें ग्राम स्ट्रेन ने, तो इन्होंने सबसे पहले लिया क्रिस्टल, इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, क्रिस्टल वायलेट प्लस, क्रिस्टल वायलेट प्लस KI यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ सभी जीवाणुओं को कलर किया। तो सभी जीवाणु कैसे हो गए, पर्पल कलर यानी पर्पल वायलेट, पर्पल कलर, ठीक है, सभी जीवाणु कैसे हो गए, पर्पल कलर के हो गए। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि क्रिस्टल वायलेट को KI के साथ मिला के सभी जीवाणुओं को क्या किया, रंग किया। तो सभी जीवाणु कैसे हो गए, ब्लू कलर या सॉरी पर्पल कलर के हो गए। अब इन्होंने क्या किया कि जो पर्पल कलर के जीवाणु थे, पर्पल कलर के बैक्टीरिया थे, इनको क्या किया, बैक्टीरिया को एल्कोहल से धो दिया, एल्कोहल से क्या कर दिया, धो दिया। एल्कोहल से धोने के बाद इन्होंने इनको रंग किया, फिर किससे, सैफरिन डाई से, जो किस कलर का होता है, ऑरेंज प्लस पिंक, ऑरेंज प्लस पिंक। तो इन्होंने सबसे पहले इनको क्रिस्टल वायलेट और KI के साथ मिलाकर रंग किया, सभी पर्पल कलर के जीवाणु हो गए। उसके बाद इन्होंने एल्कोहल से धोया और फिर कौन सा डाई से कलर किया, सैफरिन, जो ऑरेंज और पिंक कलर का होता है। अब जो जीवाणु सैफरिन और पिंक कलर ले लिए धोने के बाद, जिन पर यह कलर चढ़ गया, उसे इन्होंने कहा ग्राम निगेटिव जीवाणु यानी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और जिन्होंने जो पर्पल कलर की रहे, जिन पर सैफरिन डाई नहीं काम किया, जो असर नहीं किए, तो जो पर्पल कलर के ही रहे, उन्हें कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक, यहां तक की बातें समझ में आ गई। ये हमारा था कोशिका आवरण के आधार पर जीवाणु का वर्गीकरण। इसको दो भागों में बांटा ग्राम नाम वैज्ञानिक ने, एक ग्राम धनात्मक जीवाणु और दूसरा ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। ग्राम धनात्मक ग्राम ऋणात्मक में क्या था, ग्राम स्टेन लिया और उन्होंने क्रिस्टल वायलेट कलर सबसे पहले और KI के साथ मिला के उसको रंग किया। तो उन्होंने देखा कि सभी जीवाणु पर्पल कलर के हो गए। उसके बाद उन पर्पल कलर के जीवाणुओं को उन्होंने एल्कोहल से धोया, तो पाया कि फिर क्या किया, उन्होंने फिर उसको सैफरिन नामक वैज्ञानिक डाई से कलर किया। तो जब सैफरिन नामक डाई से कलर किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ जीवाणु जो पर्पल से थे वो कैसे हो गए, ऑरेंज और पिंक कलर के हो गए, यानी सैफरिन कलर धारण कर ली। तो जो सैफरिन कलर को धारण कर लिए उन्हें ग्राम ऋणात्मक जीवाणु कहा, और जो धारण नहीं किए, जो पर्पल कलर के ही रह गए, उन्हें क्या कहा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम धनात्मक जीवाणु। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे की बातें हम करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चले, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जीवाणु के आकार के बारे में, यानी बैक्टीरिया के साइज के बारे में। ठीक है, जीवाणु क्या है, जीवाणु के आकार। तो जीवाणु के आकार की बात करें तो हमारे NCERT में साफ साफ दिया गया है कि जीवाणु के कितने प्रकार के दिए गए हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अगर सबसे पहले जीवाणु की बात करें तो जो हमारा सबसे पहला जीवाणु होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोकस। क्या कहते हैं, कोकस। ठीक है, अगर कोकस की बात करें तो कोकस आपका कैसा होता है, गोलाकार होता है। कोकस कैसा होता है भैया, गोलाकार होता है। तो जो आपका कोकस होता है वो किसका आकार का होता है, गोलाकार का होता है। अगर हम दूसरे आकार की बात करें तो दूसरा आपका जीवाणु है बैसिलस। दूसरा आपका जीवाणु क्या है, बैसिलस। दूसरा जीवाणु आपका क्या है,
बैसिलस। ठीक है, अगर हम बैसिलस की बात करें तो बैसिलस आपका कैसा होता है, ये डंडाकार होता है, डंडाकार, या फिर इसे हम कहते हैं छड़ाकार। यानी कुछ आपका जो बैसिलस होता है ये ऐसा जीवाणु होता है डंडाकार के, और जो आपके कोकस होते हैं ये कैसे होते हैं, गोलाकार जीवाणु होते हैं। अब तीसरे की बात करें तो यह तीसरा जो आपका जीवाणु था ये था स्पाइरलम। स्पाइरुलम, स्पाइरलम क्या था, ये जो स्पाइरलम था ये आपके स्पाइरल के आकार का था। यानी स्पाइरल मतलब जानते हैं कि जो स्पाइरल में रिंग लगी होती है ऐसे, वैसे कुछ था आपका स्पाइरलम, यानी ये इस आकार का था, यानी स्पाइरल जैसा था। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा था, मुड़ा हुआ था। अगर हम बात करें चौथे की, तो जो हमारा चौथा था वो था आपका विब्रियो। क्या था, विब्रियो। जो आपका विब्रियो होता है ये कैसा होता है, कौमाकार होता है। यानी कौमाकार की बात करें तो कुछ ऐसा जीवाणु। ठीक है, ये हमारे हो गए जीवाणु के आकार। जीवाणु कितने आकार के, चार, गोलाकार, दंडाकार, स्पाइरलकार यानी स्पाइरलम जिसे हम कहते हैं, और कामाकार जिसे हम विब्रियो कहते हैं। गोलाकार का उदाहरण कोकस हो गया, दंडाकार का उदाहरण बैसिलस हो गया, स्पाइरल का स्पाइरल आकार का स्पाइरलम हो गया, और कामाकार का क्या हो गया, विब्रियो हो गया। इस स्पाइरल को ही कहते हैं सर्पिलाकार। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सर्पिलाकार। तो ये हमारे क्या हो गए जीवाणु के आकार। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए जीवाणु के आकार। अगर अब हम बात करते हैं जीवाणु की, तो थोड़ा सा रच के थोड़ा मतलब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। इसके बाद जो भी चीजें बचेंगी हम अगले वाले वीडियो में उसको तुरंत ही क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा बड़ी हो जा रही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जीवाणु की, देखो अगर हम बात करते हैं जीवाणु की, अगर हम बात करते हैं जीवाणु की, तो जो हमारा जीवाणु होता है ये मोटाइल भी हो सकता है और ए मोटाइल, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में चलायमान या अचलायमान हो सकता है। चलायमान, अचलायमान हो सकता है। तो हमारा बैक्टीरिया क्या हो सकता है, चलायमान भी हो सकता है, यानी मूव भी कर सकता है, मोटाइल होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जा भी सकता है, और अचलायमान भी हो सकता है, यानी वो मूव नहीं करेगा, मोटाइल नहीं होगा। अगर हमारा बैक्टीरिया चलायमान होगा तो इसमें प्रेजेंट होता है इसका गमनांग, जिसकी सहायता से चलता है। गमन का मतलब गमन करना, और अंग मतलब गमनांग, जिसकी सहायता से वो क्या करता है, गमन करता है। तो अगर ये चलायमान होगा यानी कोई ना कोई अंग होगा जिसकी सहायता से ये मोटाइल होगा यानी चल रहा होगा, तो वो गमनांग होता है फ्लैजेला। क्या होता है, फ्लैजेला। और इनमें क्या होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है अगर हमारा जीवाणु कैसा होता है, चलायमान। अगर इस फ्लैजेला की बात करें तो सबसे सरल संरचना होती है किसकी, फ्लैजेला की सबसे सरल संरचना होती है इस फ्लैजेला की। ठीक है, क्या होती है, सबसे सरल संरचना होती है, ये हमारे क्या हो गए, फ्लैजेला। अगर इनके हम फ्लैजेला की बात करें तो अभी आप जब पढ़ेंगे क्या है कि जब आप यूकैरियोटिक में फ्लैजेला और सीलिया पढ़ेंगे तो उनमें आप पाएंगे कि 9+2 टूथ नलिकाओं का क्या होता है, वो व्यवस्था होती है, जो इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसको भी हम लिख लेते हैं। 9+2 आपको तब समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की सूक्ष्म सॉरी सीलिया और फ्लैजेला। तो इनमें क्या होता है, 9+2 व्यवस्था क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अगर इसके हम फ्लैजेला की बात करें तो इसका फ्लैजेला कुछ इस आकार का होता है। देखिए इसका फ्लैजेला कुछ इस आकार का होता है। ये जो फ्लैजेला का ये वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं आधारिकाय यानी बेसल बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी यानी आधारिकाय। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी यानी आधारिकाय। और यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं हुक, हिंदी में कहते हैं अंकुश। क्या कहते हैं, अंकुश। और इनका ये जो होता है इसे कहते हैं तंतु। तंतु फ्लैजेला का सबसे लंबा भाग होता है। पूछ लिया जाए कि फ्लैजेला का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो तंतु होता है, सबसे लंबा भाग होता है। और ये किससे बना होता है या इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, इसमें फ्लैजलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, यानी ये फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। ये हमारा है क्या,
और इनमें जो ये हुक होता है जिसे अंकुश कहते हैं, ये इसको कहीं पकड़ने के लिए यानी हुक का कार्य करता है, जीवाणु को कहीं पकड़ने के लिए चिपकने के लिए क्या होता है, सहायता देता है। अगर हम बात करें इस जीवाणु में, तो इस जीवाणु में क्या होता है कि जीवाणु के सतह पर, इसके जीवाणु के सतह पर अन्य संरचनाएं जैसे आपका रोम और झालर भी प्रेजेंट होते हैं। रोम और झालर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। रोम भी प्रेजेंट होता है और झालर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर हम इस रोम और झालर की बात करें, तो ये जो रोम होता है आपका, ये जो रोम और झालर होते हैं, ये गमनांग नहीं होते, यानी ये गमन में सहायता नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गमनांग नहीं होते हैं। ठीक है, ये हम इसको जीवाणु को गमन करने में कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं। रोम और झालर जो उसकी सतह पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये करते क्या है, तो ध्यान से सुनना, ये दोनों क्या करते हैं कि जीवाणु को ये जीवाणु को परपोषी ये जीवाणु को परपोषी तथा धारा में चट्टानों से चिपकने में सहायता करते हैं, चिपकने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये जो रोम और झालर होते हैं, ये गमनांग नहीं होते हैं, ये किसी भी गमन में किसी भी प्रकार का सहायता नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जीवाणु को परपोषी यानी जिसके अंदर जीवाणु रहता है किसी जीव के अंदर, तो उस परपोषी के अंदर, और ये जो धारा में क्या करते हैं, गमन गति करते हैं, तो उस समय इनको चट्टानों से चिपकने के लिए ये दोनों क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। अगर इस रोम की बात करें, तो रोम में पिलिन प्रोटीन पाया जाता है। इनमें क्या होता है, पिलिन प्रोटीन यानी पिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब जो आपका रोम होता है किससे बना होता है, पिलिन प्रोटीन का बना होता है। ये हमारे हो गए जीवाणु में गमनांग, क्या हो गए, गमनांग के रूप में फ्लैजेला हो गया। अन्य दो संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं जिसे रोम और झालर कहते हैं। रोम और झालर गमनांग नहीं होते हैं, ये इसको बस क्या करते हैं, परपोषी और चट्टानों से चिपकने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अगर यहां तक की बातें समझ में आ गई है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसके आगे की बातें हम थोड़ा और कर लेते हैं, इसके बाद हमारा लेक्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं यानी मिटा रहे हैं। अब हम बात करते हैं जीवाणुओं में जो राइबोसोम पाया जाता है उसकी। जीवाणुओं में जो हमारा क्या पाया जाता है, राइबोसोम, उससे हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले राइबोसोम की बात कर लेते हैं। तो राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम हमारा क्या होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। सबसे पहली बात तो यही याद रखना, इसमें कोई भी आवरण नहीं होता है, ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, कोशिकांग है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो हमारा जो राइबोसोम होगा, इसका आकार 15 से 20 नैनोमीटर होता है। इसका आकार कितना होता है, 15 से 20 नैनोमीटर होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, पैलेड कण भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने किया था, जॉर्ज पैलेड ने किया था। जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो वहां इसको और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज पैलेड ने। अब हमारा जो राइबोसोम होता है, अगर राइबोसोम के प्रकार की बात करें तो जो हमारा राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो होता है, ये राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S और दूसरा क्या होता है, 80S प्रकार का। तो 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ये जो 70S होता है, ये दो उप-इकाई से बनता है, जिसकी बड़ी उप-इकाई जो होती है वो 50S होती है, और जो छोटी उप-इकाई होती है वो क्या होती है, 30S होती है। यहाँ मैथ वाला मैथ मत लगाइएगा कि 50 30 80, तो फिर यहाँ क्यों 70 लिखा है। ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो इनमें कुछ जल का हानि होती है, और भी चीजों का हानि होता है, ऊर्जा की हानि होती है, तब जाके आपका क्या बनता है, 70S। वैसे ही सेम आपका क्या होता है, 80S, जिसकी बड़ी उप इकाई 60S होती है और छोटी उप इकाई
40S से मिलके क्या बना होता है हमारा राइबोसोम 80S प्रकार का। तो हम बात करें कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो कौन सा होता है, तो यहां लिख देते हैं कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। किस प्रकार का, 70S प्रकार का होता है, यानी 80S इस प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम करते क्या है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करवाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 70-80, अगर यहाँ पर यश की बात करते हैं तो यश की बात हमने कर ली थी, थोड़ा बहुत फिर से बता दे रहे हैं कि यश जो होता है इसे स्वेडबर्ग इकाई, स्वेडबर्ग इकाई या अवसादन गुणांक कहते हैं। इसको स्वेडबर्ग इकाई या अवसादन गुणांक कहते हैं, जो सेल के बारे में, सेल के साइज व घनत्व के बारे में, घनत्व यानी डेंसिटी के बारे में बताता है, बारे में बताता है। ठीक है, बताता है। और इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं बताएगा आपको, ये इनडायरेक्टली क्या करता है कि इनडायरेक्ट रूप से बताता है सेल के साइज और घनत्व के बारे में। कौन, यस, जिसे हम स्वेडबर्ग इकाई और अवसादन गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनमें पाए जाने वाले राइबोसोम की जानकारी। अब इनमें क्या होता है कि एक अवस्था हो जानो कि जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो क्या लिखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत सारे राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम एक, बहुत सारे राइबोसोम एक mRNA से जुड़ते हैं। एक mRNA जिसे मैसेंजर आरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए कहते हैं, से जुड़ते हैं। इस प्रकार बनी संरचना को, इस प्रकार बनी संरचना को हम क्या कहते हैं, बहुराइबोसोम, बहुराइबोसोम या फिर इसी को कहते हैं बहुसूत्र। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीजोम। तो अगर कोई पूछ लिया कि बहुराइबोसोम या बहुसूत्र या पॉलीजोम क्या होते हैं, तो कह देना कि जब एक आरएनए से बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं तो उसे ही कहते हैं बहुराइबोसोम, पॉलीजोम या फिर बहुसूत्र। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया एक mRNA, ये क्या हो गया आपका एक mRNA। ठीक है, ये आपका हो गया एक mRNA। इसमें क्या होंगे कि बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होंगे। ठीक है, ये बहुत सारे क्या होंगे, राइबोसोम जुड़े होंगे। तो ये जो पूरी संरचना बनी है, ये जो पूरी संरचना बनी है, यहाँ पर ये क्या है, राइबोसोम। तो जब बहुत सारे राइबोसोम आपके एक mRNA से जुड़ जाते हैं तो वो जो संरचना बनती है उसे ही क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। ये जो पूरी संरचना बनी है इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीजोम या फिर बहुराइबोसोम, बहुराइबोसोम या फिर इसी को कहते हैं बहुसूत्र। तो समझ में आ गया। और ये कब होता है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान। तो ये हमारी हो गई इनके राइबोसोम के बारे में, पॉलीजोम के बारे में पूरी बातें जो हमारे प्रोकैरियोटिक में पाई जाती हैं। 70S का पाया जाता है, 80S नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक में 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है, समझ में आ गई हैं, तो आप लोग यस लिख दीजिए और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम फिर से आगे चलते हैं। ठीक है, तो हो गया, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। अब इसको हम मिटा के आपकी लास्ट इकाई, इस लेक्चर का जो लास्ट हेडिंग है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके बाद ये हमारा लेक्चर खत्म, आपका लेक्चर नंबर 2 भी खत्म। समझ गए नहीं, जल्दी जल्दी रिवाइज हो गया। तो अगर हम बात करें अगली बॉडी की, अगली हेडिंग की, तो इसमें जो अगला हेडिंग है आपका अंतर्विष्टकाय, अंतर्विष्टकाय इनमें पाया जाता है। हमने बताया था
जिसे इंक्लूजन बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंक्लूजन बॉडी की बात करें, अगर इस इंक्लूजन बॉडी की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये बच्चे या संचित भोज्य या फिर खाद्य पदार्थ होते हैं। ये बच्चे या संचित क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ। जीवाणुओं के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर जो खाना बच जाता है, जो संचित भोजन होता है वो बच जाता है, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, इंक्लूजन बॉडी। अगर इस इंक्लूजन बॉडी की बात करें तो ये झिल्ली रहित होते हैं। ये कैसे होते हैं, झिल्ली रहित होते हैं, तथा कोशिका द्रव्य में, ये भी लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में, ये कोशिका द्रव्य में किस अवस्था में होते हैं, संयुक्त की मुक्त अवस्था में प्रेजेंट होते हैं, यानी स्वतंत्र अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। स्वतंत्र अवस्था में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो अंतर्विष्टकाय होते हैं, यानी इंक्लूजन बॉडी होती है, ये क्या होते हैं, बच्चे या संचित भोज्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, जो झिल्ली रहित होते हैं और कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, मुक्त रूप से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए जैसे आपका फास्फेट कण, क्या हो जाएगा, फास्फेट कण, ग्लाइकोजन का कण, ग्लाइकोजन कण, साइनोफाइसियन कण, साइनोफाइसिन कण, और सबसे लास्ट है गैस वैक्यूल, जिसे हम कहते हैं गैस रसधानी। ये भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जो किस रूप में होती है, अंतर्विष्टकाय या इंक्लूजन बॉडी के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस वैक्यूल या फिर गैस रसधानी कहते हैं। ठीक है, गैस रिक्तिका भी कहते हैं। ठीक है, गैस रिक्तिका या रसधानी कह लीजिए। अगर इस गैस रिक्तिका की बात करें तो ये आपके नीले तथा हरे, बैगनी तथा हरे, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, बैगनी, नीले बैगनी, ऐसे लिखो, नीले बैगनी तथा हरे सल्फर जीवाणुओं में प्रेजेंट होता है, जीवाणु में प्रेजेंट होता है। और जो क्या करता है, ये क्या करता है, जो आपकी गैस रिक्तिका होती है, ये जीवाणु को उत्प्लावकता प्रदान करती है, यानी हम कह सकते हैं कि उत्प्लावकता का मतलब तैरने में मदद करती है। कौन, गैस रिक्तिका किसमें प्रेजेंट होती है, नीले बैगनी तथा हरे सल्फर जीवाणुओं में हमारा क्या पाया जाता है, ये हमारी गैस रिक्तिका पाई जाती है। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। ये लेक्चर नंबर 2 पूरा हमने रिवाइज कर दिया। जो भी टाइम लगा होगा, आप लोग अगर इसे सेकंड मतलब 2 स्पीड में देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बड़ी हुई है क्योंकि हमने लिख के नहीं लाया था, आज लिख के पढ़ाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें बता दीजिएगा कि हाँ समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो वो भी बता दीजिएगा कि हाँ नहीं आया है, तो फिर हम और कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।